हाय एवरीवन। थॉमस हॉब्स के बारे में आज जानेंगे हम। आधुनिक राजनीतिक विचारक फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हम थॉमस हॉब्स के बारे में जानेंगे। जॉन लॉक, रूसो, हीगल, मैरी ओलिस्टोनक्राफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा राजनीतिक चिंतनकार है वो है थॉमस हॉब्स। इनके बारे में हम जानेंगे, जो 1588 से 1619वीं शताब्दी तक इनका काल रहा, यानी लगभग ये 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहे। तो इनका जन्म जो है इंग्लैंड के मालसबरी में हुआ था। 5 अप्रैल 1588 में हुआ था। मालसबरी नामक स्थान पर हुआ था, यानी जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। इंग्लैंड का स्पेन पर आक्रमण भीषण का समय था। आर्मेडा के युद्ध में, आर्मेडा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके युद्ध में इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया गया था, और कहा जाता है कि भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान के वातावरण में हॉब्स की माँ ने अपने इस पुत्र को समय से पूर्व जन्म दिया था। यानी यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स ने स्वयं जीवन भर अपने व्यक्तित्व के पीछे सक्रिय भय की भावना महसूस किया, और वह इससे उत्पन्न आत्मरक्षा की चिंता से भी पीड़ित रहे। 1639 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्र एवं तनावपूर्ण हो गए, और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। शीघ्र ही दीर्घ संसद प्रभाव में वृद्धि हुई, और उसके समर्थक ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। अतः उसे जो है आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड से यूरोप चले जाना उचित प्रतीत हुआ था। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 91 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, 1679 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही फेमस है, जिसमें लेवियाथन, और लेवियाथन जो 1651 ईस्वी में आया था, उसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, यानी जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था। किंतु उसने अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए, और इसके परिणाम स्वरूप हॉब्स जो है वह विवादास्पद बन गया, और उसे पुनः अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब जो है उसने फ्रांस में भागकर पुनः इंग्लैंड में शरण ली, जहाँ स्वतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अतः इसने इस गणतंत्र की राज्य परिषद से इंग्लैंड में निवासी की अनुमति मांगी। राज्य परिषद ने हॉब्स की समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की शर्त के साथ उसे इंग्लैंड रहने की अनुमति दी। वस्तुतः जो इसकी बहुत ही फेमस बुक है लेवियाथन, जो 1651 में पब्लिश की गई थी, उसमें उन्होंने राजतंत्र के साथ ही सभी शासनों की निरंकुशता का विचार भी निहित है, और इसी आधार पर हॉब्स को इंग्लैंड में पुनः बसने का अवसर दिया गया, जहाँ जैसे कि मैंने बताया 91 वर्ष की अवस्था में उनकी 1679 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी हॉब्स ने जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता व अराजकता का दौर देखा था, और इस परिदृश्य को उसके चिंतन पर गहरा असर दिखाई पड़ता है। यानी वह इस अर्थ में भाग्यशाली था कि उसके जीवन के अंतिम वर्ष उसे राजनीतिक अस्थायित्व की छाया में व्यतीत हुए, जिसकी उसने आकांक्षा की थी। तो अब इनके कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डी सीवे, डी कोरपोरे पॉलिटिको जो 1650 में पब्लिश हुई, लेवियाथन जो 1651 में प्रकाशित हुई, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। डी होमनी और ए डायलॉग ऑन द सिविल वार्स। यानी हॉब्स का जीवन आप देख रहे हैं किस तरीके से एक भय से स्टार्ट होता है, यानी एक राजनीतिक उथल पुथल से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं और भय एक दूसरे यानी दोनों साथ ही जन्म लिए हैं। तो भय यानी आप देख रहे हैं कि इनका जीवन एक राजनीतिक उथल पुथल से रहा है। तो इनके चिंतन में किस तरीके से इन्होंने निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद का संबंध बताया है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हॉब्स के चिंतन में निरंकुशवाद भी देखने को मिलता है, और व्यक्तिवाद का संबंध किस तरीके से उन्होंने बताया है, ये हम जान लेते हैं।
राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुशवाद को हम समग्रतावाद से भी यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो अवधारणा है वो निरंकुश शब्द एक बहुत ही व्यापक तरीके से है, लेकिन यहाँ समग्रतावाद से है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद एक दूसरे के विरोधी माना जाता है, किंतु हाब्स को जब हम देखते हैं तो हाब्स ने इन दोनों अवधारणाओं को राजनीतिक चिंतन में न केवल एक स्थान दिया है, अपितु उनमें एक तर्कपूर्ण सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यानी हाब्स की मूल मान्यता यह है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही असामाजिक प्राणी है और उसका आधारभूत हित क्या है? आत्मरक्षा। यानी व्यक्ति आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने ऊपर एक निरंकुश व सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के शासन को सहर्ष लागू करता है। जब कोई संप्रभु व्यक्ति की सुरक्षा देने में असफल होता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए ऐसे अयोग्य असंप्रभु का विरोध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उनके चिंतन का जो मूल आधार है वह निरंकुश एवं सर्वोच्च संप्रभुता की धारणा नहीं है, अपितु स्वयं व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा है। यानी तर्क की दृष्टि से व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा साध्य है। सेबाइन जो है हाब्स के बारे में कहते हैं कि हाब्स का नाम आवश्यकता से अधिक संप्रभु की निरंकुश सत्ता के सिद्धांत से जोड़ दिया गया है। यानी इनके कहने का मतलब है कि हाब्स को लोग संप्रभु निरंकुश सत्ता का सिद्धांत से ज़्यादा जोड़ते हैं, जबकि वास्तव में सेबाइन यह मानते हैं कि उनका यह सिद्धांत जो है उनके व्यक्तिवाद की अनिवार्य एवं अनुपूरक तत्व के रूप में आता है। यानी इन्होंने कहा कि संप्रभु व उसकी शक्ति साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। यानी इस प्रकार हाब्स के चिंतन में निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यानी हार्मोन एक राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि हाब्स का शासन जनता के लिए है, यानी व्यक्ति के लिए है, फिर भले ही वह जनता द्वारा संचालित नहीं हो। यानी इसका सरल अर्थ है कि हाब्स व्यक्तिवादी मूल्यों में आस्था रखता है, किंतु इन मूल्यों को वह निरंकुशवाद के माध्यम से प्राप्त करना उचित मानता है, और इस प्रकार उसका निरंकुशवाद उसके व्यक्तिवाद की आवश्यकता है, यानी व्यक्तिवाद का अनुपूरक है। और जो इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जिसका आधार जो इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का आधार इन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद को माना है। अब वैज्ञानिक भौतिकवाद भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि हाब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद को बहुत स्पष्ट तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। हाब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों व नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। अब वैज्ञानिक भौतिकवाद की विशेषता आप समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इन्होंने किस तरीके से सामाजिक समझौते के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद को माना। तो हाब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के इस मत को भी स्वीकार किया है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील भी है, यानी विभिन्न कणों की गति में अंतर है, अतः उनसे निर्मित पदार्थों में अंतर है। यानी किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु ये एक दूसरे से संबंधित है, और इस स्थिति में एक पदार्थ की गति अन्य पदार्थ की गतियों को प्रभावित करती है, और इस प्रकार यानी स्वयं उसकी गति भी अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस प्रकार पदार्थों की सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है, और इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब जब विलियम हार्वे का चाहे हृदय संबंधी धारणा का मिश्रण, चाहे गैलीलियो के गतिकीय नियम के साथ, इन्होंने ये माना कि जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है उसके अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण किया है, और उसका निष्कर्ष इन्होंने इस बात से निकाला है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है, वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि मानता है। अपनी इस मूल प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति, अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश एवं भावनाएं जन्म लेती हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है हाब्स के अकॉर्डिंग, जो इनका आधार इन्होंने वैज्ञानिक व भौतिकवाद क्यों माना, इसको हमने बताने का प्रयास किया। यानी
इनका मानना है कि सृष्टि का मूलतः तुकड़ है यानी पदार्थ है, और वह मूलतः अति भौतिक सुखवादी विद्वान है और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानता है। अब सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो इनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि हाब्स जो है सामाजिक समझौतावादी विद्वान है ऐसा माना जाता है, और उन्होंने अपना यह सिद्धांत जो है, जो इनकी बहुत ही फेमस बुक है 1651 में जो पब्लिश हुई थी, लेवियाथन में प्रस्तुत किया है। और इसके आधार को हमने बताया कि वैज्ञानिक भौतिकवाद लिया है। यानी इस सिद्धांत पर तत्कालीन सिद्धांत का हमेशा अगर किसी हम के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसकी सामाजिक परिवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो उस सिद्धांत पर तत्कालीन जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इस पर तत्कालीन इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप हाब्स का निष्कर्ष है कि मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है, केवल निरंकुश राजसत्ता द्वारा ही नियंत्रित एवं शासित किया जा सकता है। वस्तुतः हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। यानी यह उल्लेखनीय है कि हाब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक संस्था द्वारा, दूसरा अर्जन द्वारा। यानी उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के प्रथम प्रकार को मान्यता दी है, संस्था द्वारा। उसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से पीड़ित व्यक्ति, यानी जो प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करते हैं, ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का अस्थायी हल ढूंढा जा सके और उन्हें इस संबंध में भय से छुटकारा मिल सके। तो इसी सामाजिक समझौते सिद्धांत को बताने के लिए उन्होंने मानव स्वभाव को बताया कि मानव स्वभाव कैसे होने चाहिए, प्राकृतिक अवस्था समझौते, और इस समझौते का कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सभी मानवों के लिए, यानी सामाजिक समझौता या समझौता शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि जब हम कोई चीज़, जैसे हम संधि सुनते हैं, संधि शब्द पढ़ते हैं, समझौता यानी आपकी शर्तों को मानने के लिए दोनों तरफ से जब कोई शर्तें रखी जाए तो एक समझौता कहलाता है। और राज्य और मानव को ये मानता है कि जो इसकी उत्पत्ति है, जो इसके सिद्धांत का आधार है, वो मानता है कि एक समझौतावादी रहा है। यानी सभी मानवों के लिए प्रकृति की आवश्यकता कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी, और इस स्थिति में यानी इसका मानना है कि अगर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा चाहता है तो उसके लिए वो राज्य का निर्माण करता है, तो ये समझौता नहीं हुआ। यानी मनुष्य, जब हम मैकियावेली को भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी या विवेकशील प्राणी है और बहुत ही भय से ग्रसित प्राणी है, और इतना ईर्ष्यालु और स्वार्थी प्राणी है कि अपने स्वार्थ के लिए ही चीज़ों को जन्म देता है। तो इन्होंने भी कहा कि अगर हमको राज्य की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ेगी, कि हम चाहते हैं कि मनुष्य के लिए संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी अपनी सुरक्षा, यानी संपत्ति एवं सुरक्षा के लिए हम राज्य का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने समझौते का कारण बताया कि सभी मानवों के लिए जो प्रकृति की अवस्था है वो कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी, और इस स्थिति में मानवों में स्थित विवेक ने उन्हें प्रेरणा दी कि आत्मरक्षा के अस्थायी उपाय के लिए एक निरंकुश एवं सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। यानी ऐसी सत्ता ही झगड़ालू एवं संघर्ष प्रिय मानवों में शांति व व्यवस्था करके उनकी आत्मरक्षा को अस्थायित्व दे सकती है। समझौते की प्रक्रिया में इन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव ने अन्य मानवों से समझौता करते हुए कहा कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य को, यानी राजा को, या इस मनुष्य समूह को सौंप दो, और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। यानी इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्रकृति की अवस्था में सामान्य निरंकुश शासन के बंधन को स्वीकार किया है। इन्होंने समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था भी बताई है। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात कही, यानी इन्होंने कहा समझौते के द्वारा एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश व सर्वोच्च है। यानी राजपथ समझौते का परिणाम है, इसका अंग नहीं है।
अतः उस पर कोई शर्त या बंधन नहीं लागू नहीं होता है। कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना की बात की। हाब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, अदेय व अविभाज्य माना है, यानी राजा के आदेश ही कानून है और व्यक्ति को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं है। हाब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राजा उन्हें सौंपता है। यानी इस प्रकार हाब्स जो है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत स्वीकार करता है, यानी समाज, राज्य व शासन में अंतर नहीं करता है, अंतर नहीं किया जाता है। वो कहता है एक समझौते द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है, किंतु इसके साथ ही स्वतः ही राज्य व समाज भी स्थापित हो जाते हैं। यानी हाब्स जो है शासन का शब्द वो राजा से लेता है कि राजा के विरोध को समाज व राज्य का भी विरोध मानता है। वो कहता है, उसका मत है कि शासन का अंत होने का अर्थ है कि राज्य व समाज का भी अंत होना है। इस तरीके से उन्होंने ये बताने का इन्होंने कहा कि ये जो मेरा सामाजिक समझौता का सिद्धांत जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि समझौता अस्थायी है, यानी समझौता सदैव के लिए किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति को उसके उल्लंघन का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समझौता तोड़ने का प्रयत्न करता है तो इसका अर्थ है कि वह पुनः प्रकृति को अराजक, भयपूर्ण और कष्टकारी अवस्था की स्थापना करना चाहता है और इस प्रकार वह अपने साथ ही अन्य सभी मनुष्यों की आत्मरक्षा को संकट में डालना चाहता है। तो हाब्स ने कहा कि समझौते को चिरस्थायी मानते हुए कहा कि शासक को ऐसे व्यक्ति हों जो उल्लंघन करें, उनको मृत्यु दंड देने का अधिकार है। इन्होंने समग्रतावादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था की बात की। तो हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे हैं कि हाब्स जो है वह व्यक्ति के एक प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करता है। वह कहता है कि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए शासन यानी राजा का विरोध कर सकता है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही समझौता किया गया है। हाब्स ये कहता है कि संप्रभु यानी खुद की स्वायत्तता के लिए संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति तब तक ही और केवल उस सीमा तक है जब तक कि संप्रभु उन्हें अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि हाब्स ने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में समग्रतावाद एवं व्यक्तिवाद दोनों के ही लक्षण मौजूद दिखाई देते हैं। तो यह इनका ये और इसी से संबंधित है संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि किस तरीके से उन्होंने संप्रभुता यानी हाब्स जो है उनके राजनीतिक चिंतन में उनकी संप्रभुता संबंधी धारणा का विशेष महत्व तो है ही है, क्योंकि हाब्स से पूर्व जब हम बोदाम को देखते हैं तो बोदाम ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा था कि संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। किंतु व्यवहार में बोदाम ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि के प्रतिबंध को स्वीकारा है उन्होंने। जबकि हाब्स की क्या विशेषता है? हाब्स की विशेषता यह है संप्रभुता संबंधी विचार में, उन्होंने कहा कि संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधन जो है यानी को किसी भी प्रकार का हो उसका अंत करके उसे सही अर्थ में यानी सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी बनाया है। उन्होंने कहा कि हाब्स जो कहते हैं वो कहते हैं संप्रभुता सिद्धांत का महत्व, उनके संप्रभुता सिद्धांत के महत्व को सी वाहन बताते हैं कि बोदाम ने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगाए थे हाब्स ने संप्रभु को उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। यानी हाब्स ने कहा कि संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जनसमूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता बना लिया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सबकी समस्त शक्तियों व साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी इससे हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट करना चाहता है हाब्स अपने विचारों के माध्यम से। और इसी में ये बातें इंक्लूड हो जाती हैं कि व्यक्तिवाद संबंधी उसके क्या विचार थे, क्योंकि जब वो व्यक्तिवाद को परिभाषित करता है तो इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि जो व्यक्ति है यानी जब हम मानव प्रकृति संबंधी उसकी हाब्स की अवधारणा देखते हैं जो इसकी फेमस कृति है लेवियाथन और डी कॉर्पोरे पॉलिटिक में, तो वो अपने विचारों में व्यक्त करता है कि मानव प्रकृति की व्याख्या के आधार पर ही प्रकृति की अवस्था तथा समाज की स्थापना प्रस्तुत की जा सकती है।
वह इस तरीके से मानव प्रकृति संबंधी विश्लेषण की विशेषता बताता है कि मनुष्य का यह विश्वास है कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, केवल एक भ्रम मात्र है। हाब्स कहता है कि मनुष्य एक मशीन की भांति है, प्रकृति के अन्य तत्वों की भांति गतिमान परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। मनुष्य और पशु में केवल यह भेद है कि मनुष्य के पास तर्क शक्ति है जो कि पशुओं के पास नहीं है। इस तरीके से वो मानव प्रकृति को समझाने का प्रयास करता है। और इसीलिए जब हमने मैकियावेली को पढ़ा तो उनके राज्य संबंधी शासक के गुण क्या थे और आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक में प्रथम विचारक के रूप में मैकियावेली माने गए, तो उनको एक उनके विचारों में न केवल हम उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, बल्कि उन्होंने एक इस तरीके से समाज को प्रदर्शित करने की कोशिश की जिसमें आज के समय में क्या प्रासंगिकता है वो समझ में आती है। और उसी प्रकार जब हम हाब्स को पढ़ते हैं तो हाब्स के विचार में सबसे महत्वपूर्ण हमको वैज्ञानिक भौतिकवाद नज़र आता है कि किस तरीके से उन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद को अपना आधार माना है और निरंकुशवाद और व्यक्तित्व का संबंध बताया है एक दूसरे से। यानी हाब्स का जो व्यक्तिवाद संबंधी विचार है वो चिंतन का केंद्र व्यक्ति को मानता है, राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है, व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार है यह भी अपने विचार में बताते हैं, और समानता का समर्थन करने के साथ साथ व्यक्तिवादी कार्य की बात करते हैं। यानी हाब्स ने व्यक्ति के अंतःकरण तथा विकास संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा है। और हाब्स का यानी उनका जो व्यक्ति का विश्वास है, हाब्स ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति का विश्वास व अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इसका सामान्य अर्थ है कि वह व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करता है यदि वह सार्वजनिक शांति व व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न नहीं करती हो। तो फिर इसका अर्थ यह है कि यह जरूरी नहीं है कि यदि राजा प्रोटेस्टेंट हो तो प्रजा भी प्रोटेस्टेंट हो, या वह कैथोलिक भी हो सकती है। यानी उस समय में विद्यमान दो तरीके की धाराएं, दो तरीके का प्रचलित है, एक प्रोटेस्टेंट दूसरा कैथोलिक, तो उन्होंने उसी के आधार पर इसको बताने का प्रयास किया। तो हमने हाब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद, हालांकि हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, तो हाब्स का जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने कैसे वैज्ञानिक तर्क के माध्यम से मानव संबंध बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से एक जीव है और उसी के स्वरूप को बदलते उन्होंने मानव को परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो वैज्ञानिक हाब्स जो है अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक भौतिकवाद जो है उससे यह निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है, वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। तो अपनी इस मूल प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश एवं भावनाएं जन्म लेती हैं। इससे आप और भी स्पष्ट समझ पाएंगे जब वो हाब्स कहते हैं कि जब किसी बाह्य पिंड की गति इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है तो उस पिंड की गति हृदय की गति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। यानी प्रथम स्थिति में हृदय अथवा व्यक्ति में उस वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, किंतु द्वितीय स्थिति होने पर उस वस्तु के प्रति विकर्षण यानी विरोध भी उत्पन्न होता है। यानी हृदय में उत्पन्न यह आकर्षण तथा विकर्षण ही क्रमशः सुख या दुख, प्यार या घृणा, निराशा, साहस या भय आदि की भावनाओं का रूप प्रकट कर लेता है। तो क्योंकि जब इनके मानव प्रकृति संबंधी हम भी अवधारणा देखते हैं तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हाब्स द्वारा स्वीकार्य जो मनुष्य की यह अवधारणा है मानव प्रकृति संबंधी, उन्होंने सर्वाधिक मुख्य विशेषता यह है कि उसमें कि उन्होंने समस्त भावनाओं एवं प्रक्रियाओं को केंद्र में स्वयं मनुष्य के अस्तित्व और उसके निजत्व को स्वीकारा है। क्योंकि हाब्स की धारणा में स्वीकार्य है कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वार्थी है, समस्त मानव व्यवहार के अहम की भावना द्वारा संचालित करने में प्रयास करती है, और हाब्स मानव प्रकृति की धारणा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। यानी हमने थॉमस हाब्स के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, और जो सबसे महत्वपूर्ण विचार इनका सिद्धांत रहा है हाब्स के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में जाना।
यानी निष्कर्ष रूप से अगर हम समझें, एक निष्कर्ष निकालना हो तो जो हाब्स है, हाब्स ने पूर्ण संप्रभुता यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का सिद्धांत प्रस्तुत करके पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया है। यानी जब हमने इनके संप्रभुता को संबंधी विचार को देखें तो इससे इन्होंने पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया है। हालांकि यह विवाद का विषय है। एक फ्रांसीसी लेखक जोसेफ वायलातो ने हाब्स को सर्वाधिकार का प्रथम सिद्धांतकार यानी फर्स्ट थियरिस्ट ऑफ टोटलिरिज्म भी कहा है। परंतु यह बात ध्यान देने की है कि हाब्स के अनुसार किसी मनुष्य को एक ऐसे किसी दायित्व से नहीं बांधा जा सकता है जो उसके अपने किसी कृत्य से पैदा नहीं होता है। अतः संपूर्ण वैधता और राजनीतिक दायित्व का मूल स्रोत क्या है? अनुबंध या सहमति यानी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्सेंट, जिसको इन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत में पूर्ण रूप से परिभाषित करने किया है। यानी उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें ढूंढनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्सेंट। हाब्स जो है विद्रोह यानी नृशंस शासक वध की अनुमति नहीं देता है, परंतु वह व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा के अधिकार को सर्वोपरि मानता है। और हाब्स के ही शब्दों में उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सदैव निरर्थक होता है। तो हमने इनके सिद्धांतों की चर्चा की, इनके विचार से बारे में जाना। थैंक यू।